उत्तर प्रदेश के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो जहन में खेतों और शहरों के साथ साथ नदियों का एक घरा सा जाल भी उभरता है। गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो इस प्रदेश की आप कह सकते हैं जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल, धमनियों की तरह। हाँ, धमनियों की तरह। लेकिन इतनी सारी नदियां, उनका रास्ता, फिर उनकी सहायक नदियां, ये सब याद रखना किसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है। ये सवाल बहुत आम है और इसका एक बहुत ही तार्किक हल भी है। अच्छा। हाँ, देखिए, इन नदियों को एक एक करके रटने के बजाय अगर हम इनके परिवार को समझें, मतलब इनके उद्गम को, तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। नदी का परिवार मतलब उनका उद्गम ही उनकी पहचान है। बिल्कुल, हर नदी का एक अपना चरित्र होता है और वो चरित्र इस बात से तय होता है कि वो पैदा कहाँ से हुई है। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। और इसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश की सभी नदियों को मोटे तौर पर 3 मुख्य परिवारों में बांट सकते हैं। 3 परिवार? हाँ, पहला, ऊंचे पहाड़ों से आने वाली हिमालयी नदियाँ। दूसरा है यही मैदानों में जन्म लेने वाली मैदानी नदियाँ। और तीसरा, दक्षिण के पठारों से आने वाली पठारी नदियाँ। हिमालयी, मैदानी और पठारी। वाह! मतलब अगर हम इन 3 परिवारों के स्वभाव को समझ लें तो प्रदेश की किसी भी नदी के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो फिर सबसे शक्तिशाली परिवार से ही शुरू करते हैं, हिमालयी नदियां। हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो नदियां हैं जिनका जन्म हिमालय के विशाल ग्लेशियरों में होता है। इनका सोर्स है बर्फ, ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी। अच्छा, इसीलिए इनमें पानी कभी कम नहीं होता होगा। सही पकड़े हैं, इनमें साल भर पानी रहता है, इसीलिए इन्हें सदाबहार या पेरिनियल नदियां कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना। गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, ये सब इसी परिवार के सदस्य हैं। ओह, और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे उपजाऊ दोआब क्षेत्र है वो इन्हीं नदियों की देन है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब पानी की सप्लाई साल भर निश्चित हो तभी तो खेती इतनी समृद्ध हो सकती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, यही इस क्षेत्र की समृद्धि का आधार है। अब सोचिए, इन विशाल नदियों के ठीक उलट उन नदियों का चरित्र कैसा होगा जो यही मैदानों में जन्म लेती हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अगर वो पहाड़ों से नहीं आती तो उनका पानी का सोर्स क्या है? उनका सोर्स है जमीन। जमीन। हाँ, ये नदियां यूपी के मैदानी इलाकों की झीलों, तालाबों या दलदली जमीन से निकलती हैं। इनका पानी जमीनी पानी पर निर्भर करता है। अच्छा, तो मतलब गर्मियों में जब वाटर टेबल नीचे जाता है तो इनमें पानी या तो बहुत कम हो जाता है या कभी-कभी ये सूखने की कगार पर आ जाती हैं। गोमती, वरुणा, पांडु इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यानी ये ज्यादातर बरसाती या मौसमी होती हैं। बिल्कुल। और तीसरा परिवार, पठारी नदियां? ये दक्षिण के पठारी भाग से, मतलब विंध्या पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अच्छा, दक्षिण से। हाँ, और इनका रास्ता भी बड़ा दिलचस्प है। ये दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं और फिर यूपी में दाखिल होती है, उल्टी दिशा में। हाँ, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब इसी श्रेणी में आती हैं। ये भी पूरी तरह से मौसमी हैं। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ हिमालय की सदाबहार जीवन रेखाएं, दूसरी तरफ मैदान की शांत और मौसमी नदियां, और तीसरी तरफ पठार से आने वाली जुझारू नदियां। सही है। ये फ्रेमवर्क दिमाग में रखने से तो पूरा नक्शा ही व्यवस्थित हो जाता है। बिल्कुल। अब जब ये आधार बन गया है तो प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा पर बात करते हैं। जरूर। गंगा तो सिर्फ एक नदी नहीं, एक पूरी सभ्यता है। तो देखिए, गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, लेकिन वहां इसका नाम होता है भागीरथी। अच्छा, गंगा नहीं? नहीं, देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तब ये गंगा कहलाती है। इसकी कुल लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 1450 किलोमीटर। ये तो प्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर हो गया। यहीं पर एक सवाल है जो परीक्षाओं में हमेशा उलझाता है। पूछिए। गंगा यूपी में किस जिले से दाखिल होती है और कहां से निकलती है? मैं हमेशा इन 2 जिलों के नाम में कंफ्यूज हो जाता हूं। ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है, पर इसे याद रखने की एक ऐसी ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बताइए। आपको बस अंग्रेजी का एक अक्षर याद रखना है, बी। सिर्फ बी? इससे कैसे याद रहेगा? देखिए, गंगा उत्तर प्रदेश में पश्चिम से प्रवेश करती है बी से, यानी बिजनौर जिले से, और फिर पूरे प्रदेश को पार करके
पूर्व में निकलती भी है बी से। बलिया। बिल्कुल, बलिया जिले से। तो बस बी टू बी का कनेक्शन याद रखना है। बी टू बी, बिजनौर से बलिया। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, इससे तो दिमाग में गंगा का पूरा रास्ता बन जाता है। बिल्कुल, कि कैसे वो पश्चिम से पूर्व तक पूरे प्रदेश को सींचती हुई निकलती है। हाँ। अब गंगा अकेले तो सफर नहीं करती, उसकी कई सहायक नदियां हैं। इनमें से जो बाएं किनारे से मतलब उत्तर की तरफ से आके मिलती हैं, उनका पश्चिम से पूर्व का क्रम याद रखना एक और बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, इनका क्रम अक्सर गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार वाक्य है, थोड़ा अजीब है पर काम का है। अच्छा। वाक्य है, राम को गोमती का घाघरा गंदा लगा। राम को गोमती का घाघरा गंदा लगा, ये तो वाकई कभी नहीं भूलेगा। इसको डिकोड कैसे करेंगे? ये पश्चिम से पूर्व की ओर बाएं तट की सभी मुख्य सहायक नदियों का सही क्रम है। राम से है रामगंगा, ठीक है। गोमती से गोमती, घाघरा से घाघरा और गंगा से गंडक। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये चारों नदियां इसी क्रम में गंगा से मिलती हैं। एक लाइन में 4 नदियां अपने सही क्रम में। बेहतरीन। गंगा की सिर्फ सांस्कृतिक या कृषि संबंधी अहमियत ही नहीं है, इसका आधुनिक आर्थिक महत्व भी तो है। जैसे राष्ट्रीय जल मार्ग 1। हाँ, आपने एक बहुत जरूरी पहलू उठाया, नेशनल वाटरवे 1, जो प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। वो गंगा पर ही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक हाईवे है जो प्रदेश को सीधे समुद्री बंदरगाहों से जोड़ता है। तो व्यापार की लागत और समय दोनों कम होते हैं। बिल्कुल। तो गंगा का B2B कनेक्शन और उसकी सहायक नदियों की कहानी तो साफ हो गई। अब बात करते हैं गंगा की सबसे बड़ी साथी यमुना की। यमुना की कहानी भी उतनी ही अहम है। इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूछ चोटी से और ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। सहारनपुर से, ठीक है। दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे शहर इसी के किनारे हैं। इसकी भी तो कुछ पठारी सहायक नदियां हैं जो दक्षिण से आकर इसमें मिलती हैं। हाँ, है। उन्हें याद रखने का भी कोई ऐसा ही आसान तरीका है? हाँ, इसकी 3 प्रमुख पठारी सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में याद रखने के लिए एक बहुत मशहूर कोड वर्ड है, KBC। KBC, जैसे कौन बनेगा करोड़पति? वही। यहाँ K का मतलब है केन नदी, केन। B का मतलब है बेतवा नदी, बेतवा। और C का मतलब है चंबल नदी। केन, बेतवा, चंबल, KBC। ये तो बहुत आसान हो गया, है ना? चलिए अब कुछ और खास नदियों पर आते हैं। मैंने सुना है कि गोमती नदी का चरित्र बाकी सबसे काफी अलग है। हाँ, और ये परीक्षा के नजरिए से भी एक बहुत जरूरी तथ्य है। जैसा हमने पहले बात की, गोमती एक मैदानी नदी है। इसका अनोखापन ये है कि ये किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं, बल्कि पीलीभीत जिले में एक झील, फुलहर झील से निकलती है। एक झील से? ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी नदी जिसके किनारे लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर बसे हैं, उसकी शुरुआत एक शांत सी झील से होती है। जब मैं पहली बार फुलर झील देखने गई थी तो मुझे भी यकीन करना मुश्किल था कि लखनऊ को पानी देने वाली गोमती नदी इतने शांत से तालाब से शुरू होती है। वाकई ये प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। अब एक और नदी की बात करते हैं, बेतवा। इस पर बने बांधों को लेकर माता टीला और राजघाट मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी एक छोटी सी कहानी जैसी ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, बेटा माता का टीका लगाकर राज करेगा। बेटा माता का टीका लगाकर राज करेगा, ये तो एक आशीर्वाद जैसा लग रहा है, समझाइए जरा। यहाँ बेटा शब्द से आपको बेतवा नदी याद रखनी है। ठीक है, बेटा से बेतवा। माता का टीका से आपको याद आएगा माता टीला बांध। माता टीला। और राज करेगा से याद आएगा राजघाट बांध। अच्छा, दोनों ही बांध बेतवा नदी पर है। अच्छा, तो बेटा से बेतवा, माता का टीका से माता टीला और राजघाट से राजघाट, एक लाइन में नदी और उसके दोनों प्रमुख बांध याद हो गए। ये कहानी वाली ट्रिक तो सच में बहुत असरदार है। बिल्कुल। अब आते हैं चंबल नदी पर। इसका नाम सुनते ही बीहड़ों की तस्वीर सामने आ जाती है। हाँ, फिल्मों में तो चंबल की बीड़ों को खूब दिखाया गया है, लेकिन ये बनते कैसे हैं? ये जमीन का प्रकार नहीं, बल्कि नदी के काम का नतीजा है। इसे भूगोल में गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन? हाँ, चंबल नदी जब अपने तेज बहाव के साथ मुलायम मिट्टी वाले इलाके से गुजरती है तो वो पानी के तेज कटाव से गहरी गहरी नालियां बना देती है। हजारों सालों के इसी कटाव से वो उबड़ खाबड़ जमीन बन गई है जिसे हम चंबल के बीहड़ कहते हैं। तो इसका मतलब ये कोई अलग तरह की मिट्टी नहीं बल्कि नदी की अपनी ताकत का ही नतीजा है।
कमाल है। अब एक आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी नदी, कर्मनाशा, इसे शापित नदी क्यों कहा जाता है? हाँ, इसके साथ एक बहुत पुरानी लोक मान्यता जुड़ी हुई है। कर्मनाशा का शाब्दिक अर्थ ही है कर्मों का नाश करने वाली। कर्मों का नाश। मान्यताओं के अनुसार इस नदी का पानी छूने से इंसान के अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे अपवित्र या शापित नदी भी कहा जाता है। टौ बनाती हो। और हो सकता है कि इसी वजह से लोगों ने इसे दूरी बनानी शुरू कर दी हो और धीरे धीरे ये बात एक मिथक में बदल गई हो। ये एक तार्किक व्याख्या हो सकती है। इन सब के अलावा कोई और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें पता होनी चाहिए? हाँ, 2 बातें और याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि शारदा नदी जो यूपी में बहती है, उसे नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा को काली नदी। और दूसरा, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये तो काफी चर्चा में भी रहा है। हाँ, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत में नदियों को देखने के तरीके में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। मतलब? ये नदियों को सिर्फ बहते हुए पानी की तरह नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय ग्रिड की तरह मैनेज करने की कोशिश है। अच्छा, ताकि जहां पानी ज्यादा है वहां से कम पानी वाले इलाकों में पहुंचाया जा सके। बिल्कुल। हालांकि इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर काफी बहस भी होती है। तो ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार होने के साथ साथ एक पारिस्थितिक बहस का मुद्दा भी है। मुझे लगता है हमने लगभग सभी मुख्य नदियों और उनसे जुड़ी कहानियों को अच्छे से समझ लिया है। हाँ, काफी हद तक। एक बार परख लिया जाए कि ये ट्रिक्स दिमाग में बैठी हैं या नहीं। एक रैपिड फायर हो जाए। जरूर, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल, हाँ, गंगा का एंट्री एग्जिट कोड क्या था? B2B, बिजनौर से एंट्री, बलिया से एग्जिट। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, हाँ, बेटा माता का टीका लगाकर राज करेगा, इसमें कौन सी नदी और कौन से बांध छिपे हैं? नदी है बेतवा और बांध है माता टीला और राजघाट। एकदम सही। तीसरा सवाल, वो कौन सी बड़ी नदी है जो किसी पहाड़ से नहीं बल्कि एक झील से निकलती है? गोमती नदी, जो पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलती है। शानदार। चौथा सवाल, यमुना की पठारी सहायक नदियों का गेम शो वाला कोड क्या था? KBC, यानी केन, बेतवा, चंबल। और मेरा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की शापित नदी का खिताब किसे मिला है? कर्मनाशा नदी को। क्या बात है। ये सारी ट्रिक्स और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अब दिमाग में एकदम पक्के हो गए हैं। बिल्कुल। भूगोल को अगर इस तरह कहानियों, तर्क और छोटे छोटे कोडवर्ड से जोड़ा जाए तो ये बोझ नहीं, बल्कि एक मजेदार पहेली सुलझाने जैसा हो जाता है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि गंगा का बीबी कनेक्शन, यमुना का KBC कोड और बेतवा के बेटे वाली कहानी याद रहे तो उत्तर प्रदेश की नदियों का नक्शा हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएगा। एकदम सही। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आ रहा है। बताइए। हम नदियों को अक्सर भूगोल के नक्शे पर खींची गई स्थिर नीली लकीरों की तरह देखते हैं। लेकिन नदियां तो जिंदा होती हैं, वो अपना रास्ता बदलती हैं। सही बात है। अगर ये नदियां, जैसे कोसी नदी बिहार में करती है, अपना रास्ता थोड़ा भी बदल लें तो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक नक्शा किस तरह रातों रात बदल सकता है। Subscribe, like, comment, and share.